मुझे एक सवाल अक्सर परेशान करता है कि ये इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी जो है दूसरी लाइन में चला जाता है। लेकिन अकल आती है, देर से आती है। मुझे बचपन से ही कहानियों में, कथाओं में रुचि रहती है, तो इतिहास को मैंने भी एक कहानी या पुरातन कथा के रूप में ही देखा है। मैं स्वभावतः बहुत ही आलसी आदमी। मेरे साथ कुछ बिहारी मित्र थे जो बस सिविल सर्विसेज के अलावा उनको और कुछ सूझता नहीं था। नहीं, ये बहुत रोचक और बड़ा गहरा सवाल है। तो महाभारत और रामायण को मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ कि वो बहुत नैरो सेंस में धर्म की बात नहीं करते। धर्म वहाँ एक जीवन जीने का तरीका है। लेकिन एक हमारे पास महाभारत में अर्जुन का एक किस्सा आता है जहाँ वृहन्नला बनकर उन्होंने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया। ये जब इतने वर्षों से हम लगातार एक इशू को, समाज को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसी एज अ ह्यूमन हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है कि हम देवताओं तक ने सिखाने की कोशिश करते, हम आज तक नहीं सीख पाए। कि हमें ये शायद पता होगा कि देश की जनसंख्या कितनी है, हमें ये भी पता होगा कि उसमें से कितने प्रतिशत स्त्री हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा कि ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन अभी हमारे देश में कितनी है। कि व्हेन अलाउद्दीन खिलजी सॉ मलिक काफूर, ही गॉट कैप्टिवेटेड बाय हिज ब्यूटी। ये हिंदू लड़का था और गुजरात का था। इतना ही तथ्य था। जो आदमी गुलाम हो और जिसे हरम में ड्यूटी करने पे लगा दिया जाए, वो बाद में आपका सल्तनत में नंबर 2 बन जाए। जब इस्लाम बना तो बड़ा क्रांतिकारी धर्म था। अरब लोगों के लिए भारत अनजाना देश नहीं था। सोने की खान था, व्यापार बहुत समय से चलता था। और अलाउद्दीन खिलजी को हम 3 चीज़ों के लिए मुख्यतः याद करते हैं। पहली बार उसकी फौज दक्षिण भारत जीत करके आई, और चूंकि हरम में बेशुमार महिलाएं होती थीं तो किसी पुरुष पर उनका विश्वास होता नहीं था। तो जो हिजड़े होते थे वो बहुत पावरफुल हो जाते थे। नहीं, दास का हमारे यहाँ जिक्र तो पौराणिक काल से जी। सबसे उसका फेमस जो एग्जाम्पल है वो तो राजा हरिश्चंद्र का ही है। खिलजी और उसके जो दरबारी हैं, उनके अंदर लगातार हिंदुओं को लेके एक नफरत नजर आती है। वो उसको भड़काने का प्रयास बार बार करते हैं। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि उस समय हिंदू जनता पर, गैर इस्लामी जनता पर जितने अत्याचार हुए उतने शायद इतिहास में कभी भी नहीं। स्कूल कॉलेज के दिनों में जिस विषय की क्लास में सबसे ज्यादा नींद आती थी, वह विषय होता था इतिहास। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। मगर पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फिक्शन के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ी है। और ये रुचि बढ़ने का कारण एक ये है कि इतिहास की चीज़ों को बोरिंग नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से, कभी नॉन फिक्शन के रूप में तो कभी फिक्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया। और उस कहानी की वजह से हमें अपने इतिहास को पढ़ने में और ज़्यादा मजा आने लगा। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के चैनल हिंदी है हम के बातें किताबें सेगमेंट में आज एक ऐसे ही विषय के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम तो हमने सुना लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जाना। और ये नाम है मलिक काफूर। इस किताब के लेखक हैं युगल जोशी जी, जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। युगल जोशी जी सरकार के साथ जुड़े रहे हैं, कई सारे विषयों में काम करते हैं। पानी है, इतिहास है, माइथोलॉजी है, योगा में भी उनका दखल है। जल जीवन मिशन के साथ जुड़े रहे, स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़े रहे और वर्तमान में नीति आयोग के साथ हैं। IIT से पढ़े हुए हैं। तो युगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी, अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका आभार। मुझे एक सवाल अक्सर परेशान करता है कि ये इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी जो है दूसरी लाइन में क्यों चला जाता है, इतिहास, फिक्शन, इसमें क्यों चला जाता है? देखिए, थोड़ी तो इसमें सामाजिक, मैं कहूँगा कि ऐसी बंदिशें हैं जी। हमारे माता पिता तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो पिताजी एक दुकान चलाया करते थे। उन्हें बड़ी इच्छा थी कि वो पढ़े लिखें खूब। वो चूँकि नहीं पढ़ पाए पारिवारिक समस्याओं की वजह से, तो हुआ कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बड़े बेटे ने जब सोचा कि पढ़ने लिखने के बाद वो डॉक्टरी करेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब दूसरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो सच पूछिए तो यही मेरा ख्याल है ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी शुरू करी। लेकिन अकल आती है, देर से आती है।
क्योंकि देश के जितने अच्छे लेखक हैं वो आईआईटी से निकल के आ रहे हैं आजकल। अब जो है वो किसी मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, बहुत ही शानदार किताब है। मैंने किताब पढ़ी और उसको जो है लगातार मैं पढ़ता चला गया। आखिरी के 40 पेज बचे हैं। मैं आज बता रहा था युगल जी को कि आखिरी 40 पेज बचे हैं और वो आखिरी 40 पेज जो है पढ़ने के लिए मैं बेताब हूँ। तो मैं ईमानदारी से बता भी देता हूँ अपने दर्शकों को मैं कहाँ तक पढ़ चुका हूँ। ये मतलब निशान भी यहाँ लगाया हुआ है मैंने। ये विषय जो है इतिहास में रुचि कहाँ से है आपकी? अगर मैं और किताबों की बात करूँ तो इसमें एक तो वाटर के ऊपर आपने सिंगापुर वाटर स्टोरी किया है, राम द सोल ऑफ टाइम, वुमेन वॉरियर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इतिहास में रुचि पहले से थी या ये बाद में पनपी है? नहीं, आपने जब परिचय देना आरंभ किया था कार्यक्रम का और इतिहास की बात की थी तो आपने उसे बोझिल कहा था जी। मुझे नहीं लगा। मुझे बचपन से ही कहानियों में, कथाओं में रुचि रहती है, तो इतिहास को मैंने भी एक कहानी या पुरातन कथा के रूप में ही देखा है। लेकिन असल रुचि जो इतिहास में जगी उसका कारण भी मेरा आलस था। मैं स्वभावतः बहुत ही आलसी आदमी हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में 3-4 साल काम करने के बाद, जहाँ मैंने एज ए डेवलपमेंट इंजीनियर काम किया, तो मुझे लगा ये मेरे बस का नहीं है। तो तब मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मेरे साथ कुछ बिहारी मित्र थे जो बस सिविल सर्विसेज के अलावा उनको और कुछ सूझता नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप क्यों नहीं सिविल सर्विसेज देते हो। तब मुझे लगा कि ओके दे तो दें, लेकिन विषय क्या होंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भूल गया था। तब मुझे लगा कि हाँ, इतिहास दे करके, शायद इतिहास पढ़ करके ये हो सकता है काम। तो मैंने इतिहास का जो अध्ययन था वो वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए शुरू किया। मुझे नहीं पता था बाद में ये मेरे साथ इतना चिपक जाएगा कि अभी मेरा ख्याल है इतिहास से अधिक मुझे और कुछ पसंद नहीं। तो एक प्रश्न, एक शब्द है अंग्रेजी में जो है हमारी पौराणिक कथाओं के लिए माइथोलॉजी इस्तेमाल होता है, और जब उस शब्द को देखते हैं तो मिथ से जुड़ जाता है बहुत बार। आपने राम के ऊपर भी लिखा है, फिर आपने मलिक कफूर के ऊपर लिखा, अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये तो इनके तो है ही। राम को लेके बहुत से लोग उसको मानते हैं मिथ, लेकिन हम लोगों की आस्था है। तो ये इसको आप किस रूप में, इतिहास के रूप में मानते हैं अगर हम रामायण महाभारत की बात करें, या उसको माइथोलॉजी ही लेते हैं? यह शब्द का अर्थ मैं गलत समझ रहा हूँ, आप उसको अलग तरीके से? नहीं, ये बहुत रोचक और बड़ा गहरा सवाल है। गहरा सवाल इस संदर्भ में है कि जब, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं, 60-70 हजार साल पहले कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ आदमी में, जब आदमी ने सोचना, समझना, लिखना, पेंट करना शुरू किया, तो मेरा ख्याल है जो पहले 2 क्वेश्चंस थे, जो इश्यूज थे, वो थे कि ये सृष्टि बनाई किसने है और ये सृष्टि बनी क्यों है, हमारा रोल इसमें क्या है। तो जितने भी, जो आपने मिथक की बात की, जब व्यक्ति के सामने ये सवाल आए, उसमें जो भी मनुष्य रहे होंगे, तो यहीं से सारे मिथक आरंभ हुए, क्योंकि रहस्य अनजाने थे, हमें पता लगाना था उसका। तो दुनिया के मेरे अंदाज से जितने भी मिथक बने हैं, और मिथक किसी एक संस्कृति की बपौती नहीं है, चाहे कितनी आदिम संस्कृतियां हों, कितनी ही उस समय की उत्कृष्ट संस्कृतियां हों, सब में विभिन्न तरह के मिथक रहे हैं। पहले शैल चित्र बनते थे, मिथक होते थे, जादू टोना होता था, फिर उसके बाद धर्म होता था, फिर धर्म पर आधारित साहित्य होता था। तो ये एक तरह का क्रमिक विकास को मैं विकास की तरह इसको देखता हूँ। जब फिर आपकी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो रहा है कि ये हमारी जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है, सम्यक जीवन जीने का, अनुशासन के साथ और समाज को ध्यान में रखते हुए। तो महाभारत और रामायण को मैं इसी नज़रिए से देखता हूँ कि वो बहुत नैरो सेंस में धर्म की बात नहीं करते। धर्म वहाँ एक जीवन जीने का तरीका है। एक जो कहानी है मलिक कफूर की, और फिर मैं उसको महाभारत के उससे भी देखता हूँ, ट्रांसजेंडर की कहानी है। मलिक कफूर जो है, आप में से जिनको पता होगा, मलिक कफूर के साथ उनको जो है ट्रांसजेंडर बनाया गया, मतलब पैदाइशी ट्रांसजेंडर नहीं थे। उस कहानी पे हम आएंगे। लेकिन एक हमारे पास महाभारत में अर्जुन का एक किस्सा आता है जहाँ वृहन्नला बनकर उन्होंने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया। शिखंडी का भी एक कैरेक्टर आता है। तो मैं ये पाता हूँ कि जो पौराणिक कथाएं हैं, मैं पौराणिक कथा ही उनको कहना हमेशा प्रेफर करता हूँ, तो उन पौराणिक कथाओं में समाज में ये जो सारे इश्यूज हैं जिनको कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, उनको जगह दी गई। जी, रामायण में शबरी का जिक्र आता है, जिस जातिवाद के खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं, रामायण के समय से ही उसको बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन ट्रांसजेंडर को
जब मुगल काल आ रहा है तब भी हम उसको सारे उसके कष्ट इस किताब में हम देखते हैं। आज भी स्वीकार्यता नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में जो है LGBTQ इनके लिए एक पूरा कैंपेन चल रहा है। ये जब इतने वर्षों से हम लगातार एक इशू को, समाज को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसी एज अ ह्यूमन हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है कि हम देवताओं तक ने सिखाने की कोशिश कर दी, हम आज तक नहीं सीख पाए? शायद हमारी प्रकृति में ही है ये जो अपना और पराया वाला दृष्टिकोण, मुझे लगता है वो इतना अंदर से भरा हुआ होता है कि हमें अपने से इतर दूसरी चीज उतनी पसंद नहीं आती। आपने जिक्र किया शिखंडी का और बृहन्नला का, इनके अतिरिक्त भी हमारे पुराणों में और कहानियों में बहुत तरह के पात्र आते हैं। इनफैक्ट कई तो बहुत अद्भुत हैं जहाँ पुरुष से ही किसी संतान का जन्म हो रहा है इस तरीके से। रही बात हम क्यों अभी भी इनका समाज में जो हक है, जो स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, तो एक बात तो मैं अपने पाठकों से ही पूछना चाहूँगा कि हमें ये शायद पता होगा कि देश की जनसंख्या कितनी है, हमें ये भी पता होगा कि उसमें से कितने प्रतिशत स्त्री हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा कि ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन अभी हमारे देश में कितनी है। बहुत तरह के इसमें सरकार ने भी कई तरह के सुधार लाने की, उनको एक समाज में समान स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है इस तरह के घरानों की और ट्रांसजेंडर्स को थोड़ा अलग तक नज़रिए से देखने की। धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि देखिए पुराणों में तो जो भी दृष्टा होगा, जो ऋषि होगा, जिसने लिखने की बात की होगी, उसके मन में तो समाज में समानता और सबके भले की भावना आई होगी। इसलिए जब जब अच्छा साहित्य लिखा जाएगा तब तब ये सारी चीज़ें जो भी समाज में चीज़ें जिनकी आवश्यकता अधिक है, जिन्हें बेहतर बनाने की आवश्यकता है, वो लेखक या कवि बार बार उभारेगा ही। बिल्कुल। अच्छा, एक जब हम इसकी बात करते हैं, इस किताब की अग्निकाल इस किताब का नाम है, जब मैं इस किताब के बारे में देखना शुरू किया तो ये उपन्यास के रूप में मेरे सामने आया, लेकिन जब कवर पर पहले नाम देखा मलिक काफूर, तो ये तो रियल कैरेक्टर है, तो रियल कैरेक्टर को देखते हुए उपन्यास सुन के मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है, आपने एक नाम यूज़ किया होगा। फिर मैं पढ़ता हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी भी आते हैं, नुसरत खान भी आते हैं, अमीर खुसरो का भी जिक्र आता है, तमाम ऐतिहासिक पात्रों का इसमें जिक्र आता है। तो उसके बाद ये उपन्यास कैसे रह गया? बेसिकली तो इस उपन्यास की जो बैकबोन है वो इतिहास ही है जी। जो कालखंड है वो इतिहास है, जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक है, अधिकतर पात्र। लेकिन उपन्यास इसलिए है कि मलिक काफूर के बारे में कुछ बड़ी विचित्र सी बातें हैं। इतिहास में जब उसका सबसे पहले जिक्र आता है तो एक लाइन है उसके बारे में कि व्हेन अलाउद्दीन खिलजी सॉ मलिक काफूर ही गॉट कैप्टिवेटेड बाय हिज ब्यूटी। तो पहला जिक्र ही तब आता है जब यह हरम में पहुंच गया है। मेरे सामने इस पात्र के बारे में दो चीजें थी कि एक, हरम तक पहुंचने से पहले मलिक काफूर कौन था, क्या था, और दूसरा कि आज भी हम अवसरों की बात करते हैं कि हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, तो क्या वह समय जिसको हम अग्निकाल कहते हैं ऐसा था कि एक हिजड़ा, एक ट्रांसजेंडर भी नहीं था, वो स्लेव था, फिर जबरदस्ती उसे यूनक बनाया गया था, वो आदमी इतने बड़े ओहदे तक पहुंचता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें कुछ बहुत विशिष्टताएं होनी चाहिए, उस चरित्र में बहुत विशिष्टताएं होनी चाहिए। तो ये जो इतिहास का उपन्यास बनना है, ये इसी खोज का परिणाम था कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा जिसके बारे में इतिहास मौन है। इतिहास उसके अलाउद्दीन से मिलने का जिक्र करता है, इतिहास यह जिक्र करता है कि उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या किया, लेकिन वह व्यक्ति कौन था, इस पर इतिहास में आज तक कोई शोध नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था तो पहले मैंने किताब पढ़ी, फिर मैंने थोड़ा सा नेट पर ढूंढने की कोशिश की मलिक काफूर के बारे में, तो एक लाइन मिलती है पहले की कि एक हिंदू लड़का था गुजरात का, जिसका जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको हिंजड़ा बनाया गया और उसके बाद उसको बेच दिया गया, यही मिलता है। और फिर आपने एक पूरी बड़ी सुंदर सी कहानी रची है माणिक की और काजोल की। तो मैं लगातार ये सोचता रहा, मैंने कहा ये मिलेंगे, सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा, सवाल थोड़ा पीछे आ गया कि वो कहानी कितनी काल्पनिक है या कहीं रिसर्च में कुछ आसपास की कोई घटना आपको मिल रही है और फिर आपको लगा कि इसके अराउंड में कहानी बुनता हूँ, या 100% वो काल्पनिक कहानी है? नहीं, जब तक यह व्यक्ति गुलाम बनाकर, हिजड़ा बनाकर मार्केट में बेच दिया गया है,
और जब पहली बार इसे खरीदा गया है उस समय तक ये पूरी तरह काल्पनिक है। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कि ये हिंदू लड़का था और गुजरात का था, इतना ही तथ्य था। लेकिन आप देखिए ना, जो आदमी गुलाम हो और जिसे हरम में ड्यूटी करने पे लगा दिया जाए वो बाद में आपका सल्तनत में नंबर 2 बन जाए, आपके लिए लड़ाइयाँ दक्षिण भारत पूरा जीते ही नहीं बल्कि आपका राज दरबार भी चलाए, आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स करने में भी हेल्प करे, तो इसका मतलब उस आदमी की जो बेसिक जमीन है बड़ी पुख्ता रही होगी। उसकी जो शुरू की शिक्षा दीक्षा है, शुरू का जो उसका जो चरित्र जो बना होगा वो बहुत ही अद्भुत रहा होगा। तो मैंने ये सारे तथ्य कहानी के माध्यम से, इसीलिए यह उपन्यास है, समेटने की कोशिश की है कि कैसे वह चरित्र बना और वो मलिक काफूर बना। माणिक नाम भी काल्पनिक है। कोई नहीं जानता उसका नाम क्या था। माणिक मैंने इसलिए रखा कि मेरे को लगा कि इतने अद्भुत चरित्र का इससे और बेहतर नाम हो नहीं सकता। अच्छा, इसी पर गुजरात में एक आपने अपना जब इंट्रोडक्शन लिखा है उसके अंदर आपने मेंशन किया है कि ये इस्लाम का जब इन्वेजन होता है देश में, भारत में सिंध में इसका आगमन तो ईस्वी 712 में हो गया था, लेकिन भारत में ही आगे पूर्व दिशा की ओर पैर पसारने में इसे करीब करीब 500 वर्ष लग गए। इस बीच पश्चिम एशिया और यूरोप में ईसाई और मुस्लिमों के बीच न जाने कितने धर्मयुद्ध लड़े जा चुके थे। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा तो मैं मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ इसको समझने के लिए कि ऐसी क्या वजह रही कि पश्चिमी भारत में आसानी से ये घुस पाए और उसके बाद जो है इतने वर्ष इनको लगे पूर्व तक पहुंचने में, जबकि अंग्रेज जैसे ज़्यादा फास्ट पहुंचे थे हमारे। हाँ, नहीं, पश्चिमी भारत नहीं, ये है जब इस्लाम बना जी तो बड़ा क्रांतिकारी धर्म था और करीब करीब 100 साल के अंदर ही उन्होंने मध्य एशिया, अफ्रीका और करीब करीब ये लोग पहुंच गए थे फ्रांस तक। इतना हिस्सा इन्होंने शुरू के 100 साल के अंदर अंदर ही जीत लिया था। भारत में पहली बार ये आए हैं 712 में। फिर उसके बाद जो हम इनका जिक्र सुनते हैं ये सिंध तक सीमित रहे, सिंध, मुल्तान, इस एरिया में। और जो पहली बड़ी लड़ाई हम सुनते हैं वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सुनते हैं, तरावड़ी के मैदान जी। उसके बीच में कुछ छुटपुट जिक्र आते हैं कि महमूद गजनवी ने 26 बार भारत पर हमला किया था। तो 2-3 चीजें उस समय ये समझने की हैं कि नंबर एक तो ये था कि आप अरब से ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए भारत आ रहे हैं। दूसरा ये कि उस समय हमारा जो देश था वो सामरिक तौर पर, सेना के तौर पर बहुत हल्का देश नहीं था, बहुत मजबूत देश था। और ख़ासकर सिंध और पंजाब और इधर जो राजा थे वो बहुत मजबूत राजा थे। दूसरे ये कि मेरे को लगा कि अरब लोग बड़े मुतासिर रहे हैं, बहुत प्रभावित रहे हैं भारतीय संस्कृति से शुरू से, पहले से ही जी। इनफैक्ट इस किताब में ये भी जिक्र है कि अरब लोग अपने यहाँ लड़कियों के नाम हिंद रखते थे वगैरह वगैरह। और तीसरा पक्ष ये है कि अफ्रीका की तरह या यूरोप की तरह अरब लोगों के लिए भारत अनजाना देश नहीं था। सोने की खान था, व्यापार बहुत समय से चलता था। तो परहैप्स उनका ध्यान इस बात पे था कि इतने सॉलिड एक देश को जीतने के बजाय हम नए एरियाज को जीतने में ध्यान लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को, मेरा ख्याल है हम लोगों के पास उनसे जूझने की, लड़ने की उस समय तक सफिशिएंट वो थी, सामर्थ्य थी, तो इसलिए ये लोग नहीं आ पाए। लेकिन इनका व्यापार हम लोगों से बहुत पहले से चलता रहा। गुजरात का इसमें जिक्र आता है, इसी तरह से इसमें केरल का जिक्र आता है। वहाँ इन लोगों के जो व्यापारिक बस्तियां थी वो पहले से ही मौजूद थी। अच्छा, वापस अगर मैं पात्र पे आऊँ तो एक मैं अक्सर पहले एक कोशिश करता हूँ राइटर को ना थोड़ा सा आरोप सा लगाने की, तो आरोप की तरह समझ लीजिए इसको, आप उसका जवाब दे सकते हैं जैसे भी। एक पैटर्न अभी चला है, मार्केट का पैटर्न है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश कई बार ऐसे विषय को चुनने की करते हैं जो ट्रेंड में हो। LGBTQ ट्रेंड में है, इतिहास ट्रेंड में है, तो आप पूरा अपना डिग्री और आपका वर्क एक्सपीरियंस सब चीज़ों को देखते हुए फिर आप इतिहास चुनते हैं। एक चलिए उसमें आपने बताया रुचि है, उसमें ट्रांसजेंडर को चुनना ये मार्केट की दृष्टि से जो है वो बहुत प्रभावी चीज़ हो जाती है। तो ये मैं समझना चाहूँगा कि क्या वो मार्केट की दृष्टि से कहीं ना कहीं विषय को सोचा गया कि यार ये खिलजी की जगह अगर ये कैरेक्टर हो तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, मार्केट होगा, या फिर ये पूरा अंदर से निकल गया कि यार यही चाहिए कैरेक्टर?
कल ही मेरे अपने प्रकाशक से बात हो रही थी जी। मैंने उनको कहा कि भाई किताब कितनी बिक रही है मुझे बताइए, और इस किताब को शब्द सम्मान पुरस्कार भी मिला है, तो कम से कम इसके कवर पे यही लिख दीजिए। तो उन्होंने मुझे बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरे आपकी किताब तो बिकी नहीं रही। तो जो ये है पहला कि मैंने मार्केट ट्रेंड को देख करके लिखा, तो काश ऐसा हो पाता और ये किताब बिक जाती तो मैं ज़्यादा खुशी होता। आज सुबह ही उन्होंने कहा, जो मेरे मुख्य संपादक थे, उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, लेकिन भाई कुछ करिए कि मार्केट में बेच सकें इसे ठीक से। दूसरी बात ये कि किसी एक अंग्रेज विद्वान ने लिखा है कि अलाउद्दीन के जो रिफॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से बहुत गहरे से प्रभावित हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र से। तो मेरे दिमाग में आया कि वो कौन होगा जो अलाउद्दीन खिलजी को ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में बताएगा या अर्थशास्त्र के बारे में बताएगा। और अलाउद्दीन खिलजी को हम 3 चीज़ों के लिए मुख्यतः याद करते हैं। पहली बार उसकी फौज दक्षिण भारत जीत करके आई, उसमें कमांडर उसका ये चरित्र था मलिक काफूर। दूसरा हम उसको याद करते हैं उसके मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। कहते हैं कि उस समय दिल्ली में खाने के दाम जो थे इतने सस्ते थे, दुनिया में शायद उतने सस्ते और कहीं नहीं थे। तो ये बात अगर अर्थशास्त्र से उसने ली है तो इस पात्र का जरूर उसमें योगदान होना चाहिए। तीसरा ये है कि इनका इन्फोर्समेंट, कि अगर मैं ये मार्केट व्यवस्था बना रहा हूं तो ये लागू भी हो रही है मेरी नीतियां या नहीं, इसके बारे में कि वो इस चरित्र ने किया था। तो जो आपने कहा कि खिलजी की बजाय इसको क्यों प्राथमिकता दी, तो मैं ऐसे चरित्र को बताना चाह रहा था जो तमाम विसंगतियां, आप देखिए ना क्या जिजीविषा आदमी में रही होगी। आपका कैस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपको गुलाम बना के बेच दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप इस ओहदे तक पहुंचते हैं और इतने बड़े कारनामे करते हैं। तो आज भी मैं बहुत हृदय से बोलूंगा कि खिलजी के मुकाबले मुझे ये चरित्र बहुत स्ट्रांग लगा, बहुत स्ट्रांग। आपने जब दाम कम करने की बात की तो इसमें मलिक काफूर का जिक्र है कि उसने बहुत सारे आइडियाज दिए थे, जिसके ऊपर उसको ये आइडिया आया खिलजी को कि मैं ऐसा अगर खाने के दाम कम हो। लेकिन एक और मजेदार चीज थी कि मेरे ख्याल से देश की पहली शराबबंदी जो है वो खिलजी ने की थी जी। एक मतलब वहां भी विद्रोह हुआ होगा क्या, कि जैसा हमारे यहाँ अभी बिहार में होता है कि चूहे शराब पीते हैं, उनके अमीर भी शराब पीते थे क्या? बिल्कुल पीते थे, बिल्कुल पीते थे। बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ था। इनफैक्ट उसे दिखाने के लिए भी इसमें वो है। इनफैक्ट यही नहीं था, होता ही था। देखिए किसी भी राजा के लिए जरूरी रहता है कि अपने सामंतों को कंट्रोल में रखे। सामंत कंट्रोल में रखने का अलाउद्दीन खिलजी को आइडिया ये आया, और मैंने थोड़ा जो लेखक की लिबर्टी होती है वो लेते हुए उसका क्रेडिट भी मलिक काफूर को दे दिया है कि आपके सामंत इकट्ठा ना हो पाए। अगर वो इकट्ठा होंगे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। तो अलाउद्दीन ने अगर शराबबंदी कर दी तो जो शाम को मिलने का और महफिल जमाने का बेसिक सोर्स होता वही बंद हो गया। दारू ही नहीं है तो लोग बैठेंगे कैसे, चर्चा क्या करेंगे? तो बहुत सारे, और उसके बाद खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि लोग बोलने लगे थे, मुहावरा ही आ गया कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा टैक्टिकल भी था कि भाई आप जलसे या महफिलों का बेसिक तत्व ही उनसे रस्सी निकाल दीजिए तो फिर बेचारा अमीर करेगा क्या उसमें। ऐसा अगर मतलब ये आपके साथ भी हो जाएगा, पत्नियां कहती हैं कि क्यों तुम लोगों को ऐसे ही रस के साथ बैठना है, चाय पी के भी तो बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है चाय पी के अच्छी बातें कभी नहीं हो पाती। इसका एक दूसरा तरीका है कि आप पत्नी के साथ ही इस रस में शामिल होना शुरू कर दीजिए। जी। अच्छा, एक आपने जब महाभारत की हमने बात की तो आपने कहा कि लिखने वाला जो है, दृष्टा जो है, वो समाज में बेहतर चीज को लाना चाहता है। जब मलिक काफूर की व्यथा को मैं पढ़ता हूँ, उसकी पूरी कहानी को पढ़ता हूँ, तो एक मतलब उसके प्रति सिंपैथी तो आती है, लेकिन सिंपैथी जो उसके प्रति आती है वो कैरेक्टर के प्रति आती है, क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ। इतना स्मार्ट है, दिखने में सुंदर है, योग्य है, बुद्धिमान है, जो इतनी जगह जा सकता है। वो सामान्य जीवन जीता तो पता नहीं बेहतर और हो सकता था, यह हो सकता ना ही होता वो। लेकिन ट्रांसजेंडर्स के प्रति एक जो उनका जो कष्ट है वो मैं नहीं देख पाया इस पूरे उसमें, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई कहानी लिखते हैं इस तरह के विषय पे तो प्रायः क्या होता है, उस पूरी कम्युनिटी के बारे में आप चाहते हैं कि एज अ राइटर कि उसके प्रति एक सहानुभूति उत्पन्न हो। यहाँ सहानुभूति मुझे सिर्फ मलिक काफूर के बारे में आती गई,
दासों के बारे में जो है वो सहानुभूति मेरी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आई, जो आपने डिस्क्रिप्शन किया कि जिस तरह से दासों को बेचा जाता था, वो सहानुभूति ज़्यादा आती है। लेकिन ये जो है मलिक काफूर के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में वो सेंसिटाइजेशन ये मेरा निजी मामला भी हो सकता है, पढ़ते हुए नहीं बन पाया। तो ये क्या कैरेक्टर इतना हावी था या कहीं वो प्रयास नहीं था? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दरअसल जब मलिक काफूर, ये मानिक का कैस्ट्रेशन होता है, तो उस समय उसका दर्द इसमें थोड़ा बयान किया हुआ है। हाँ। कि जो उस समय हमारे यहाँ जो हमारा देशी ट्रांसजेंडर का समाज था, वो किस तरह से चीज़ों को ट्रीट करता था या आप उसको कैसे देखते थे, उसमें हिकारत के भाव से देखने वाली बातें हैं। और करीब करीब जो परंपरा उस समय थी, मैंने करीब करीब देखा है कि वही अभी भी मोटा मोटी तौर पर रहती है। लेकिन इसमें फिर उसके बाद मानिक अपने से सवाल जवाब भी करता है। इनफैक्ट उसका जो पहला खरीदार है वो उससे कहता है कि तुम्हारी गति क्या है, तुम यहीं पे संतोष कर लोगे एक ट्रांसजेंडर बन के अपना नाच गाना करके, या वो कहता है कि ट्रांसजेंडर तो वो हुआ जो हिजड़ा वो है जो हिज्र करे, जो अपनी काबिलियत को पूरे उरोज तक ले जाए, मुकाम तक ले जाए। तो मानिक दूसरा रास्ता चुनता है, बड़ा होने का रास्ता। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि हमारी जो परंपरा थी उसके थोड़ा बेहतर चीन में या ये जो मुस्लिम दरबारों में हिजड़ों का स्टेटस था वो हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो सुल्तान थे उस समय, चाहे सल्तनत काल में, वो बहुत सशंकित रहते थे अपनी सुरक्षा को लेकर के। और चूंकि हरम में बेशुमार महिलाएं होती थीं, तो किसी पुरुष पर उनका विश्वास होता नहीं था। तो जो हिजड़े होते थे वो बहुत पावरफुल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हरम की देखभाल वो कर रहे हैं, हरम की सुरक्षा वो कर रहे हैं। इस किताब में जिक्र है कि मानिक अपनी खूबसूरत के बल पे जो हरम का चीफ हिजड़ा है, कैसे उसके साथ उसे नौकरी में रखा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जब वो एक बार हरम में आ गया होगा और जो वहां के कायदे कानून है उसमें उसको बहुत अपराध बोध लगा होगा। तीसरे, ये चरित्र इतना शक्तिशाली गढ़ा गया है कि ये इस तरह की, चाहे उसका कैस्ट्रेशन हो, चाहे उसका हिजड़ा हो, चाहे उसका गुलाम बनना हो, वो उसको रोक नहीं सकता, उसके अंदर जितनी सामर्थ्य है उसको। क्योंकि पढ़ते हुए मेरे दिमाग में वही चीज आ रही थी कि ये, क्योंकि राइटर सामान्य तौर पर प्रयास करता है कि जब मैं इसको कर रहा हूं तो मैं सिंपैथी उस पूरी कम्युनिटी के प्रति रखूं, लेकिन वो कैरेक्टर हर पेज के साथ मजबूत होता गया। तो मैं वो आपसे एज अ राइटर, हाँ, कि क्या कैरेक्टर इतना भारी पड़ गया कि वो आपके उस दूसरे आइडिया को पीछे छोड़ गया। तो आपने बताया। एक चीज़ और थी जो कि चूंकि अब आपने कहा ये फिक्शन है, तो मेरे को कई सारे सवाल फिक्शन के साथ नॉन फिक्शन, क्योंकि नाम सारे रियल हैं। एक लाइन इसमें लिखी हुई है, जब 100 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को लूटा था तब उसने 20,000 नागरिकों को दास बना दिया। हमारे यहाँ तब से इस कुप्रथा की नींव पड़ी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से दास परंपरा भारत में आती है, ऐसा मैं इसको समझता हूँ। तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है या ये वास्तविकता है? नहीं, दास का हमारे यहाँ जिक्र तो पौराणिक काल से जी। सबसे उसका फेमस जो एग्जाम्पल है वो तो राजा हरिश्चंद्र का ही है, जो बनारस में दास बन गए थे। लेकिन बाद में ये परंपरा धीरे धीरे हमारे यहाँ कम हो जाती है। जो दासों का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से व्यापार है, वो भारत में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक और ये मुस्लिम आए उसके बाद ही आरंभ हुआ, ऐसा इतिहास में भी आता है। उससे पहले ये ठीक है, आपके घरों में काम करने वाले होंगे जिन्हें आप दास कह सकते हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से वो बात होती है। लेकिन जो ये ऑर्गेनाइज तरीके का है कि मैं पूरा का पूरा उनकी एक सेना बना दूं, इस किताब में ये भी जिक्र है कि बाद में फिरोज तुगलक या बाकी लोगों ने तो उनको इतना ऑर्गेनाइज कर दिया था कि वो उनके कारखाने तक चलाते थे। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से जो स्लेव ट्रेड है, ये भारत में ये विदेशियों की देन है जी। इसमें टैक्सेशन भी लगा, जो आपने आगे मेंशन किया है कि इसके ऊपर टैक्स भी राजा ने लगा दिए।
जी, ये इसलिए मजेदार है कि मैं ये कल्पना करना चाह रहा था कि माणिक की ये शिक्षा दीक्षा कैसे हुई होगी। हाँ। तो जो उसे खरीदता है वो एक बहुत चतुर सुजान बनिया है। वो चतुर सुजान बनिया उसे पूरा MBA करा रहा है जब तक 1 साल का वो है। तो उसमें वो जो मार्केट का जो तर्क होता है, डिमांड सप्लाई, इसके माध्यम से उसे बताया गया है। लेकिन जो इसमें जो फैक्ट्स रखे गए हैं कि इस पर टैक्स लगाया गया था, वो सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, सही फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स है। अच्छा, एक और चूंकि आज के युग से भी जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसको आज के युग से भी करें, पॉलिटिकल एक डिस्कशन कंटिन्यूएशन में चलता है जिसमें कि दोनों तरफ के पक्ष अपने अपनी तरफ से बात करते हैं। एक उसमें धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों धर्मों के बीच में विवाद का भी एक मुद्दा है जिसमें एक पक्ष का कहना है कि मुगल जो है वो पूर्ण रूप से हिंदुओं के विरोधी थे, अत्याचारी थे। एक पक्ष कहता है कि हमला किया था लेकिन वो यहाँ आकर मिल गए। तो हम उस डिबेट में नहीं जाते कि वो क्या था क्या नहीं था। इसी के रेफरेंस से जब मैं इसको लेके चलता हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। खिलजी और उसके जो दरबारी हैं उनके अंदर लगातार हिंदुओं को लेके एक नफरत नज़र आती है। वो उसको भड़काने का प्रयास बार बार करते हैं, मगर कभी खिलजी खुद निर्णय लेता है या कभी कफूर के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से वो निर्णय कहीं न कहीं समाज को लेके मिलाते हुए नजर आते हैं। तो एक तो मैं उस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस आया था थॉट प्रोसेस, क्योंकि इस्लाम का ही प्रभाव बढ़ाना था उनको पैसा लूटने के साथ साथ, तो ये थॉट प्रोसेस किस तरीके से इन सिर्फ नॉट जस्ट खिलजी, अगर हम बाकी भी मुगल शासकों की बात करें तो ये परिवर्तन कैसे आता गया, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को भी मैं साथ में जोड़ता हूँ, धर्म परिवर्तन का। एक फकीर बाबा के माध्यम से जब माणिक को दूसरे धर्म में शादी, दूसरी जाति में शादी करनी है, तो वहाँ पर फकीर बाबा उसको कंटिन्यूसली उसको कोशिश करते हैं कन्विंस करने की कि इस्लाम में तो जाति नहीं है तो तुम इधर आ जाओ। और बाद में जो है जब ये ट्रांसजेंडर हो गया उसके बाद भी एक जिक्र आता है जहाँ पर उसको बार बार कहा जाता है कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। तो धर्म परिवर्तन का भी एक एस्पेक्ट जो है उस समय से इस समय तक में होता हुआ नजर आता है। वो प्रयास लगातार हो रहे हैं। तो इन 500-700 सालों का जो इतिहास है इसमें इन दोनों चीज़ों को आप कैसे चेंज होते देख रहे हैं? ये आपने बड़ा लंबा सवाल किया है। सवाल बड़ा है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि धर्म को लेकर के कितनी कट्टरता मुगल इस्लामी दरबारों में उस समय थी। दूसरा मलिक कफूर की शादी और शादी से लेकर के जो धर्म और धर्म परिवर्तन के पहलू हैं वो। एक बात तो चाहे हम इतिहास की किताबों को कितना ही सरल सहज बनाने की कोशिश करें, ये एक निर्विवाद तथ्य है कि उस समय हिंदू जनता पर, गैर इस्लामी जनता पर जितने अत्याचार हुए उतने शायद इतिहास में कभी भी नहीं। ये निर्विवाद तथ्य है। हिंदुओं के बारे में मुस्लिम दरबारियों की, उस समय मैं उसे सल्तनत कालीन दरबारी कहूँगा, सल्तनत कालीन चाहे वो सुल्तान हो या दरबारी हो, जो उनकी हिंदुओं के बारे में सोच थी या वो जैसा करना चाहते थे, वो भी उस समय के जितने इतिहासकार हैं, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास, सबके जो ग्रंथ हैं उन सब में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। उसमें हम लीपापोती नहीं कर सकते कि हाँ जो सुल्तान था, सुल्तान तो सबका भला चाहता था, चाहे रियाया हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं इब्राहिम अराली। उन्होंने तो इस पूरे सल्तनत काल को ही एज ऑफ रेथ कहा है। उसी प्रेरणा से मैंने इसका नाम भी अग्निकाल रखा है। और उपन्यास पढ़ते समय लगता भी है कि वो काल ऐसा है कि कोई भी आदमी शांत या सुखी नहीं है उस समय में। तो धर्म को लेकर के हिंदू जो धर्म का पालन करने वाले लोग थे, उनको तरह तरह से दबाने की जितनी संभव कोशिशें हो सकती थी वो सब उस दौरान हुई थी। तो ये एक रहा एक पहलू। क्यों नहीं हो सका पूरा, वो अलग बहस का विषय है। तीसरी बात अब रही कि मलिक काफूर को मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमारा समाज भी बहुत दूध का धुला नहीं था। हिंदू समाज भी, वहाँ भी अपना जाति को लेकर के बहुत तरह की विषमताएं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स वहाँ भी थी। राजा रजवाड़े वहाँ भी भगवान श्री राम नहीं थे। इसमें जिक्र भी आता है छोटे ठाकुरों का और उनका कि किस तरह से वो लोग रियाया को तंग करते थे। अब मेरे पात्र की, जो कि काल्पनिक पात्र है उस समय, उसकी चिंता यह है कि वो और जिस लड़की युवती से वह प्रेम करता है दोनों अलग अलग जातियों की।
मेरे यहाँ ये स्पष्ट ट्रेडिशन है कि मैं अपने से दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं करूँगा, और मेरा है कि मुझे तो लड़की से शादी करनी ही है। उस समय आप कुछ अच्छा माने या ना माने, जो इस्लाम का ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट था, कि सब समानता वाला कॉन्सेप्ट था, वो व्यवहार में चाहे होता हो ना होता हो, थ्योरेटिकल रूप से मौजूद था। इसलिए वो मौला उसको बहलाने की कोशिश करता है कि अगर आप कन्वर्जन कर लोगे तो फिर आपका ये मसला ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत एक छोटे पन पे आदमी को बहलाने वाली कोशिश है। दूसरी, मलिक काफूर जब कैस्ट्रेशन भी हो गया है और वो सल्तनत में नंबर 2 हो गया है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया है, तब कई अमीर उससे अपनी लड़कियों की शादी कराने की बात करते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा सा सत्ता और धन का गणित है। बिल्कुल। और उस समय आप यकीन मानिए, कई बार मैं भी हैरान होता हूँ, जिस नज़रिए से आज हम अपने परिवार को देखते हैं और या अपने बेटे बेटी को देखते हैं, उस समय शायद बेटे बेटी भी एक इस तरह का, खासकर सल्तनत काल में, समझे जाते थे कि ये भी एक जरिया है। मैं अपने किसी शक्तिशाली राजा से अपनी बेटी ब्याह दूं तो मैं कुछ दिनों के लिए निष्कंटक राज करूंगा, मेरा राज बढ़ेगा, या मैं अपने नवाब से बेटी की शादी करा दूं। तो ये सब उस समय जो बाकी चीज़ें थी, बाकी सुख सुविधाएं थी, उनको जुटाने के साधन बन जाते थे। इसलिए वो अमीर, चूंकि ये बहुत स्ट्रांग है सल्तनत में, तो उससे एक हिजड़े से भी अपनी बेटी की शादी कराने को तैयार है। इनफैक्ट एक इसमें रानी का भी जिक्र है, मैं इस वक्त नाम अचानक भूल गया, जो गुजरात की ही थी। जी। वो भी अपनी बेटी की शादी जो है खिलजी के बेटे से कराना चाहती है, ताकि सत्ता जो है वो उनके पास रहे। तो सत्ता, इसको पढ़ते हुए यकीन बार बार होता है कि सत्ता जो है बहुत बुरी चीज है। जी। अच्छा, पात्रों पे मैं और भी कई पात्रों पे आऊँ, चूंकि ये मलिक काफूर की कहानी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ के रसने से मैं मलिक काफूर के ऊपर उतना ही बात करूंगा जितनी इसमें कि आपकी रुचि और पढ़ने बनी रहे। लेकिन कई कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम मैंने लगातार सुने, हम सब जानते हैं, वो कैरेक्टर अलग अलग रूप में आते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपसे। पहले है अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो को हमने सिर्फ उनकी शायरी और गीत और उनके जो कोट्स हैं वो आते हैं, उसी के माध्यम से जानते रहे। और जब हम इसको जानते हैं तो हमें लगता है कि महान सूफी हो गए। जब मैं इस किताब में अमीर खुसरो को पढ़ना शुरू करता हूँ तो वो तमाम वो लिटरेचर और ज्ञान के बाद में वो आम आदमी ही निकलते हैं, जिनके अंदर जलन भी है, जिनके अंदर द्वेष भी है, और वो षड्यंत्र करने में भी है। तो क्या ऐसे कुछ प्रमाण कहीं मिलते हैं कि हाँ, ये सारी इस तरह की चीजें, अमीर खुसरो भी एक आम आदमी की तरह ही हरकतें किया करते थे? इसका एक बड़ा फिलोसॉफिकल सा उत्तर है जी। हम लोग बचपन में जब किसी बड़े साहित्यकार या कवि को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये तो राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त बहुत महापुरुष होगा, जो इतना सुंदर शब्दों का चयन करके कविता लिख दे रहा है या कहानी लिख दे रहा है। लेकिन अंततः हैं तो हम लोग भी इसी समाज के ही हिस्से। और इतिहास में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राग द्वेष इन सब से परे रहा होगा। बिल्कुल। अमीर खुसरो का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तूतिए हिंद उनको कहते थे, और उनसे लाजवाब उस समय में तो कोई कवि हुआ नहीं था। लेकिन अगर आप उनके दूसरे पहलू को देखें, थोड़ा उसे कुरेदने की कोशिश करें, कि वह व्यक्ति 7 सुल्तानों के समय में लगातार उन 7 सुल्तानों के दरबारों में एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका अमीर बन करके रहा। उनके अपने रुझान थे, सूफी और औलिया की तरफ उनके अपने रुझान थे, लेकिन ऐसा मुझे उनके पूरे साहित्य को रचने में कहीं नहीं मिलता कि वो हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद के बहुत बड़े झंडा बरदार थे। ऐसा नहीं है। जो आदमी लगातार दरबार में रह रहा है और एक के बाद एक दूसरे राजा, और यकीन मानिए नॉर्मली होता ये था कि पहला सुल्तान गया तो दूसरा सुल्तान पहले सुल्तान के सब साथियों को कटवा मरवा देता था, नॉर्मली होता था ये। लेकिन ये बड़ा अजूबा है कि आप इतने लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर बने रहे कवि और दार्शनिक हैं। तो इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से ही वो ताना बाना बुनने की कोशिश की है कि वो अपने आप को कैसे दरबार में भी महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही वो औलिया के साथ भी है। तो ये ऐसा मान लिया जाए कि ये उस समय के रामविलास पासवान थे। ये मेरी निजी टिप्पणी है, इसको हमारे चैनल की टिप्पणी ना माना जाए। एक और कैरेक्टर है अकत खान।
अकद खान जिस तरीके से एंट्री करते हैं, जिस तरह से तख्त को कब्जा करने की कोशिश होती है और फिर उसको वापस ले जाते हैं, तो बड़ा फिल्मी स्टाइल में लगा, वो बहुत ही एक्शन था। और पढ़ते हुए मैं ऐसे रेटे में पढ़ रहा था, मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा कि क्या एक्शन होने वाला है। बहुत सुंदर दृश्य बना है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने वापस कब्जा किया अपना तख्त अकद खान से, तो जिस तरह से आंखें निकलवाई गई, मारा गया, क्रूरता नजर आती है। और सिर्फ इसी केस में नहीं, अलाउद्दीन खिलजी में बहुत सारी क्रूरता बहुत जगह नजर आती है। बाइसेक्सुअल भी था उसका, मलिक कफूर के साथ एक तरह से शुरुआती तो उसने रेप ही किया है। क्रूरता बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी में है। क्या खिलजी के अलावा और भी इतने क्रूर शासक रहे हैं हमारे यहाँ? ये जो समय है मध्यकालीन जी, समय, करीब करीब 1200 से लेकर के 14 या 1526 तक का, इसमें इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन से भी क्रूर, उससे भी ज़्यादा वहशी शासक और भी हुए हैं। इनफैक्ट कई तो ऐसे थे कि जो लाशों के, नरमुंडों के पुल बना लेते थे, अपने ही जो रिश्तेदार हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको सत्ता लेनी है, आप उनको कढ़ाई में उबाल दे रहे हैं, छोटे नन्हे बच्चों को, और उनका मांस उनके ही माता पिता को खिलाने के लिए विवश कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें इतिहास में बहुत अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड हैं ये सब। तो जैसे मैंने कहा कि अग्निकाल है ही इसीलिए कि कोई भी चरित्र सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य हद तक वो हिंसक है, और सत्ता के अलावा उसका कोई और धर्म नहीं है। तो करीब करीब कमोबेश सभी शासकों में ये इस तरह की बहुत ही अति जो प्रवृत्तियां हैं वो हैं, उसमें उस काल में ही है। क्या ये कहीं एक मेंटली एक प्रेशर है कि डर के माध्यम से हम सत्ता में बने रहें? क्या ये कारण रहा कि क्रूरता जो है वो लगातार आती रही इन सब के अंदर, कि दुश्मन को गिरफ्तार नहीं करना है, उसको हाथियों से चलवा देना है, गर्दन ही अलग कर देनी है? बस सुन के, पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि 20-20 हजार लोगों को आप गर्दन काट दे रहे हैं। बिल्कुल यही लगता है कि आपको सत्ता जाने का भय इतना अधिक होता था कि आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो ये इन प्रकारेण आपको सत्ता अपने हाथ में रखनी है, उसके लिए जो भी आपको दावेदार दिखता है आपको उसको समाप्त कर ही देना है। और आप ये जानते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा इसको कर लेगा। तो जहाँ मतलब कीमत ही सिर हो आपका, तो वहाँ कोई भी आदमी इस तरह की हरकत करने से उसमें गुरेज नहीं करता था। अच्छा, एक और कैरेक्टर है जिसके नाम पर फिल्म बनी और उसके माध्यम से मलिक कफूर को थोड़ा सा देखा गया, वो है पद्मावती। आपने थोड़ा सा जिक्र किया है और वहां से आप निकल गए, तो विवाद से बचने की कोशिश थी या डाइवर्जन हो जाता पद्मावती कहानी कहते हुए, या रिसर्च में बहुत कुछ नहीं मिला? हाँ, इसके बारे में इतिहास की किताबों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो पद्मावत और रानी का जिक्र बहुत कम है। कोई बहुत उसका वैसा सोर्स नहीं है। राजस्थान की सारी लोक गाथाओं में यह आता है और इतिहास में इसका मेंशन आ जाता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत ऐतिहासिक तथ्य इसके थे नहीं। फिर दूसरा, मुझे लगा कि उस रानी का या चित्तौड़ का मलिक काफूर की कहानी से बहुत सीधा संबंध नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। अच्छा, मलिक कफूर पे ही अगर दोबारा आए, एक जो बहुत महत्वपूर्ण इसके जीवन का पड़ाव है वो देवगिरी को जीतना मुझे नजर आता है, जहां पर उसके बाद इसको गवर्नर भी बना दिया गया वहां का। मुझे लगा कि ये इसके जीवन का पीक था पूरे करियर का। लेकिन एज अ राइटर जब आप इसके पूरे जीवन को देखते हैं तो क्या आप भी इसी को इसके जीवन का पीक मानते हैं, या आप किसी और क्षण को मानते हैं कि ये इसके करियर का या जीवन का पीक था और आगे तो जो मिला उसका सिर्फ परिणाम है? जीवन का पीक करियर की दृष्टि से अगर हम कहें उसको, करियर की दृष्टि से तो देवगिरी के गवर्नर बनने के बाद उसे वापस दिल्ली बुला लिया जाता है और वो मलिक काफूर उसे अपना, अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को अपना नायब मतलब नंबर 2 डिक्लेयर कर देता है। तो अगर आप करियर के हिसाब से देखें कि मैं सबसे ऊंची कौन सी पदवी पे पहुंच गया, तो जब आप नायब हो गए। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर पर इतना अधिक निर्भर हो गया था कि सारा शासन ही मलिक काफूर के हाथ में था। तो कैरियर के हिसाब से मुझे लगता है कि वो उसका सबसे बड़ा वो होना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग जो मुझे लगता है वो ये है कि जब वह
हिजड़ा बनने के बाद, गुलाम बनने के बाद इसमें एक अमीर शेख के साथ काम करना शुरू करता है और उसके व्यापार को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। तो ये उसके चरित्र का उच्चतम बिंदु होना चाहिए कि इतनी ज्यादा परेशानियों और शारीरिक अपंगताओं के बावजूद वो पॉजिटिव तरीके से इतना ऊपर तक पहुंचा। फिर बाद में तो उसका पतन है, फिर वो भी उसी राह पर चलता है जिस पर सल्तनत काल में हर कोई चला जी। ये वो शेख का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा निकल के आया, मतलब उसके लिए ना क्या कहना चाहिए कि आदर का भाव आ जाता है जब आप मलिक कफूर से जुड़ जाते हैं पाठक के तौर पे। तो शेख मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ईश्वर बन के आ गया था उस समय पे, वैसा फील आ रहा था मुझे। अच्छा, वो शेख का चरित्र जो है वो काल्पनिक है। बिल्कुल। हालांकि उसमें आपने बहुत खूबसूरती से उसको दिखाया कि जिस तरह घोड़े को उतारने का और ज्वार भाटा को मतलब ज्योग्राफी को सब चीज़ों को समझते हुए, और फिर तो मलिक कफूर के बारे में अगर जानना है तो बहुत जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, युगल जी बार बार कह रहे हैं कि ये उपन्यास है, ये काल्पनिक है, लेकिन हर एक चीज़ को, जिस एक्शन को यहाँ बताया गया वो एक्शन जस्टिफाइड है और साइंटिफिक तरीकों से सही कारणों के साथ जस्टिफाइड है। एक चीज़ और मुझे ध्यान आई जब इसका अंत होता है, मलिक कफूर का मार ही दिया गया सुल्तान बनने के बाद, एक 77 के बाद जब इमरजेंसी लगी, जनता पार्टी की सरकार आई, फिर तो मुझे वो किस्सा याद आ गया था। 80 में फिर इंदिरा गांधी आ गई, तो एक बार बार स्टेटमेंट उस समय चलता था कि राज करना हमें आता है, और लोग भी कहने लगे कि कांग्रेस को ही सरकार चलानी आती है। तो मुझे ये सिर्फ सेंटेंस याद आया तो मैंने इसका जिक्र किया, हालांकि हम उस बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहे। मलिक कफूर जिस तरीके से मारा गया, इतिहास में जब भी मैं देखता हूँ या कहीं और भी एक आम आदमी जो फर्श से उठा और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, अधिकतर का अंत जितने मेरे ध्यान में है वो अंत ऐसा ही हुआ। और अंत होने के बाद लगता है कि नहीं भाई, ये आम आदमी के बस की बात नहीं। नंबर 2 बने रहने तक ठीक था, सलाहकार बने रहने तक ठीक था, पर ये खुद जो है मतलब अंबानी का जो नंबर 2 होगा वो अंबानी नहीं बन सकता, वो शायद बिजनेस डुबा देगा, वो अंबानी ही बन सकते हैं। क्या ये वाकई आम आदमी की नियति है कि अगर वो उस तरह के परिवेश में नहीं आया तो टॉप पर अपने आप को सस्टेन नहीं करके रह पाएगा? ये एक साधारण उसमें, मतलब नॉट जस्ट मुगल काल या इस काल की बात करें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप देखिए ना, जिन जिन लोगों ने नए साम्राज्य स्थापित किए हैं जी, हम अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो तो बहुत शाही खानदान से आते नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे जिन्हें चाणक्य मिले थे और चाणक्य ने उन्हें चंद्रगुप्त बनाया था। फिर उन्होंने पूरा मौर्य वंश स्थापित किया। तो मैं अगर इसको ये कहूं कि अगर चाणक्य खुद बन जाते राजा, तो क्या उनकी भी यही स्थिति ना हो जाती? क्योंकि ये एक ताकत थी। देखिए, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया पढ़ते हुए। हमारे ग्रंथों में, खासकर श्रीमद् भगवत गीता में भी, प्रकृति के हिसाब से जो प्राणी बरतता है वो ही उसका सही धर्म है। आप अगर लेखक हैं तो आपका सच्चा धर्म आप अपने प्रतिभा से जस्टिस करेंगे जब आप लेखक ही हैं। अगर आप कुछ और करना शुरू करेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। चाणक्य की प्रकृति नहीं है कि वो सम्राट बने, चाणक्य की प्रकृति है कि वो गुरु बने, ज्ञान दे, व्यवस्थाएं कैसे चलनी चाहिए ये बताएं। तो मुझे लगता है मलिक काफूर की प्रकृति यह नहीं थी कि वो सुल्तान बन सके। अगर वह सुल्तान बनने की प्रकृति उसमें होती, देखिए ना, बाबर 14 साल 15 साल की उम्र में फरगना का राजा बन जाता है, अकबर 15-16 साल में बन जाता है। तो कुछ आपकी प्रकृति होती है, कुछ प्रकृति जब होती है तो तब आप समझने लगते हैं कि मुझे किन लोगों से कैसे व्यवहार करना है। ये तो बहुत ही निरा अनाड़ी सिद्ध हुआ जब इसके पास सारी ताकत मिल गई। बिल्कुल। तो यानी कि तो मेरा ये पॉइंट कहीं ना कहीं आसपास में जाते हैं कि आम आदमी उस ताकत को नहीं संभाल सकता। नहीं, मैंने कहा कि प्रकृति है ये तो। अच्छा, अगर आप में है, संभावना है, तो छोटे से कस्बे का आदमी भी प्रधानमंत्री बनता है, राजा बनता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब इसको उपन्यास आप कहिए, लेकिन असल में ये दस्तावेज है। कुछ बातें
जो काल्पनिक पूरी तरह से है, हम उसको छोड़ दें चाहे उसकी प्रेम कहानी को, लेकिन ये किताब पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मध्यकालीन इतिहास का एक दस्तावेज तो है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कहानी के माध्यम से ही वास्तविक रूप में ही निकल के आती हैं। तो एज अ राइटर जब आप इसको लिख रहे थे, क्या कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड जरूर ये होता है कि कुछ तो मैं बताना चाहता हूँ? वो बचपन में मोरल ऑफ द स्टोरी जो था वो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन वो कहानी के माध्यम से आता है। तो क्या ऐसा कहीं बैक ऑफ द माइंड था, अपार्ट फ्रॉम मलिक काफूर की स्टोरी, कि मध्यकालीन युग का जो दौर था उस इतिहास के बारे में कोई एक बात बताना चाहता हूँ जो बताना अक्सर छूट जाता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। जब हम सल्तनत काल का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पढ़ना शुरू करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इल्तुतमिश कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, रजिया, और इस तरह से हम लोग पढ़ते आते हैं। मैं ये चाहता था, और यकीन मानिए जो हमारा वर्तमान समाज है वो इतिहास के बारे में सरसरी जानकारी उसको रहती है, लेकिन बहुत गहरे से पढ़ने का ना अवकाश होता है इस समय में। मैं ये चाहता था कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़े वो उस समय स्वयं को महसूस करे कि वो उसी 13वीं 14वीं शताब्दी की गलियों में खड़ा है। ये भाव मैं जगाना चाह रहा था कि पाठक उसी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाए कि वो वहीं खड़ा है और अपने सामने ही ये सब घटनाएं घटते हुए देख रहा है। और आप इसमें सफल हुए हैं, ये बात मैं एक पाठक के तौर पे आपको बताऊं कि दृश्य जो है बनते हैं आपके सामने। वो मंडी जो है, दासों की मंडी सामने रखती हुई दिखती है। आप उन सभी पात्रों को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं जिस प्रकार से युगल जी ने इस चीज़ को कहा है। मेरी तरफ से सवाल खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल कोशिश हमने की है कि इस इंटरव्यू में हम ये सवाल छोड़ के जाएं ताकि आप किताब पढ़ें और उनके सवालों के जवाब यहाँ हैं। युगल जी बार बार इसको उपन्यास कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि उपन्यास होते हुए भी एक दस्तावेज है जो कि उस युग के इतिहास को, उसके रूप को आपके सामने प्रस्तुत करता है और बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। मतलब मैं अगर ऐसे किताबें, मुझे युगल जी हिस्ट्री स्कूल में मिली होती ना तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट विषय हुआ होगा उस समय में। मैं नहीं धन्यवाद जी, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी किताब है अग्निकाल, मलिक काफूर की कहानी है, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जो महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई। आप जानना चाहते हैं किताब पढ़ें। ये किताब आई है पेंगुइन स्वदेश से, इसकी कीमत है 499 रुपये, और वो सभी जगहें जहाँ पर किताबें मिलती हैं ये किताब वहाँ उपलब्ध है। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो इस बातचीत को अपने तक न रखें, इसको शेयर करें, लोगों को दिखाएं, किताबें पढ़वाएं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैनिक जागरण हिंदी है हम।